गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रेंचेस। ये आपका एक यूनिट 4 के अंडर आता है, तो हम यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ फोर्स इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स एंड ए कपल ऑफ मूवमेंट हुज एक्सिस कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स, देन आर एंड के टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रेंच। हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स और एक कपल में हम वो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमने वो सिंगल फोर्स और कपल को एक ही एक्सिस पे कोइंसाइड करा दिया था, तो उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? रेंच भी बोलते हैं, रिटन एज आर कॉमा के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं थ्योरम। इसकी थ्योरम क्या है? टू शो दैट गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज एंड दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय टू फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो दूसरा पार्ट है, पहले हम इतना करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को, वहाँ पर हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक फोर्स, सिंगल फोर्स और एक कपल में रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ कहाँ कितने में रिड्यूस करना है? गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को दो फोर्सेस, दो सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है, लेकिन यहाँ वहाँ पर तो हमारा यूनिक वे था, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है। तो अगर मान लो मैंने 10 बच्चों को बोला कि फाइंड आउट करो, तो 10 बच्चों का आंसर अलग आ सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहले फिगर देखिए। ये एक्सिस मैंने सेंट्रल एक्सिस ये जेड बनाई, मैं एक्स या वाई भी बना सकती थी, वो आपकी मर्जी है जो आप लेना चाहे, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं जेड बना रही हूँ। अगर मैंने एक्स या वाई यहाँ लिया होता तो पूरा फिर आपका आर्टिकल डिफरेंट हो जाता। तो हम अभी नॉर्मली जेड से ही कर रहे हैं। जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस ऑब्वियसली क्या होगा? इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो वो मैं 3D में ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मैंने उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस। अब रेंच तो हमें पता ही है, जब सिंगल फोर्स आर और कपल के क्या करें? एक ही एक्सिस पे कोइंसाइड करें, तो हमने लिया। अब मैंने एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट यहाँ लिया और एक बी पॉइंट यहाँ लिया, इतनी डिस्टेंस ए ली, इतनी डिस्टेंस ये बी ली। ये मैं अभी ए बी ले रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी ले सकती हूँ ए बी के अलावा, जो आपका मन करे डिस्टेंस आप कितनी भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इस सिंगल फोर्स को, गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस किस में करना है? दो फोर्स में। मैंने मान लेती हूँ R1 और R2 में रिड्यूस करते हैं। ये मैंने एक जेड एक्सिस के पैरेलल बनाई। अब मुझे ये फोर्स ऐसे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे होगा, लेकिन अब मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँ? तो मैंने एक ऐसे बना लिया, ये R1, और ये मेकिंग एन एंगल एल्फा, इस जेड एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है एल्फा। सिमिलरली मैं दूसरा फोर्स बनाऊंगी यहाँ पे कहीं, वो भी ये जेड एक्सिस है, ये ऐसे होगा, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैं 3D में स्टूडेंट्स आपको ड्रॉ नहीं वो बता नहीं सकती, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो कि ये ऐसे है, लेकिन इसके डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो ये फोर्स बनेगा R2, जो कि z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? बीटा बना रहा है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, R1 एंड R2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी फिगर हमारी। अब हम थ्योरी करते हैं इसके। लेट द गिवन सिस्टम बी इक्विवेलेंट टू रेंच आर के हुज सेंट्रल एक्सिस इज OZ एंड द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग OZ एंड के द रिजल्टेंट कपल अबाउट OZ। ठीक है, थ्रू O ड्रो अ लाइन BA परपेंडिकुलर टू OZ। एक लाइन ड्रॉ की BA जो कि परपेंडिकुलर है OZ पे, सच दैट OA हमने ले ली A एंड OB ले ली B। अज्यूम दिस लाइन एज एक्सिस ऑफ X। हमने अब अज्यूम कर लिया ये जो एक्सिस है ये X है। Suppose that given system is equivalent to two forces R1 and R2 at A and B in such a way that the forces R1 and R2 lie in the plane perpendicular to OA and OB and make angle alpha and beta with OZ respectively। यही लाइन मैंने अभी आपको बताई थी कि हमने दो फोर्स ले लिए, एक R1 जो कि परपेंडिकुलर है OZ के, यानी ये Z एक्सिस था, इसके ये ऐसे परपेंडिकुलर होगी ना स्टूडेंट्स, ऐसे इस Z एक्सिस ये है हमारी, तो इसकी परपेंडिकुलर होगी ये R1 फोर्स। तो हमने ड्रॉ ऐसे किया है, लेकिन ये अपवर्ड में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मेकिंग एन एंगल दिस अल्फा एंड दिस बीटा। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग। अब हमारा ये थ्योरी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इतना समझ आ गया ना, फिगर अगर आपको अच्छे से क्लियर होगी, तो कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन वर्क है। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। अब मैंने क्या किया, जो फोर्स है उसको रिजॉल्व किया अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। अब हमने R फोर्स को क्या किया? रिजॉल्व किया। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अलोंग तो R1 0 हो गया, और वाई एक्सिस के अलोंग मैं देखती हूँ, वाई मेरा ऐसे है ना,
ऐसे परपेंडिकुलरली, और अल्फा इसके साथ बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। जो परपेंडिकुलर के साथ बनाता है R1 क्या हो जाएगा साइन में, तो R1 जो है वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा, और जेड एक्सिस पे इसके साथ एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा R1 कॉस अल्फा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने R1 के रिजॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स लिखे, एक्स एक्सिस पे 0, R1 क्या हो गया वाई एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, वाई एक्सिस ऐसे बनेगी तो बनेगा R1 साइन अल्फा, और जेड एक्सिस ऐसे है इसके साथ ही अल्फा बना रहा है तो जब जिसके साथ एंगल बनाता है तो वो क्या होता है कॉस अल्फा, तो R1 कॉस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली हमने R2 लिया, R2 के देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग तो 0 ही हो जाएगा। अब वाई एक्सिस ऐसे है, लेकिन मैंने आपको बताया ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो R2 के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग तो 0 हो गया R2 का, और वाई एक्सिस ऐसे होगी, लेकिन मैंने आपको बताया ये डाउनवर्ड में है तो, और परपेंडिकुलर बनेगा साइन में आएगा क्योंकि R2 साइन बीटा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे है तो माइनस R2 साइन बीटा, और z एक्सिस के अलोंग ये एंगल बना रहा है तो क्या बनेगा R2 कॉस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये R1 का हो गया और ये R2 का हो गया। अब मैं टोटल लिखती हूँ इनका फोर्सेस का, तो x का तो 0 ही हो गया, y का देख लेते हैं R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा, R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा, y एक्सिस के अलोंग तो कोई, देखिए स्टूडेंट्स R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा, लेकिन y एक्सिस के अलोंग तो नहीं है हमारा कोई भी सिंगल फोर्स तो 0, और z एक्सिस के अलोंग R1 कॉस अल्फा प्लस R2 कॉस बीटा, z एक्सिस के अलोंग तो फोर्स क्या था R, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यही आपकी बुक में है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चीज़ें निकालनी आ गई ना तो बहुत आसान है, ये आगे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वर्क ही है। सेकेंड, अब हमने फोर्स कर लिया, अब हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स ये हमने फोर्स निकाल लिया, अब हमें मूवमेंट निकालना है R1 का भी और R2 का भी। आपकी बुक में ये डायरेक्ट दिए हुए हैं तो आप एक बार ये देख लीजिए। मूवमेंट ऑफ R1 कैसे निकालते हैं, I कैप J कैप K कैप। पॉइंट यहाँ पर कितने हैं, ये पॉइंट है R1 का A0 0, पॉइंट है A0 0, और कंपोनेंट क्या बनेंगे फोर्स के 0 R1 साइन अल्फा R1 कॉस अल्फा, ये लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0 माइनस AR1 कॉस अल्फा AR1 साइन अल्फा। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ R2 निकालेंगे, I कैप J कैप K कैप। R2 के पॉइंट क्या है माइनस B0 0, और इसके कंपोनेंट क्या आए थे 0 माइनस R2 साइन बीटा R2 कॉस बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस, ठीक है। बस अब क्या करो, टोटल मूवमेंट निकालना है। एक्स एक्सिस का तो ये 0 ही हो गया, वाई एक्सिस का क्या बनेगा माइनस AR1 कॉस अल्फा प्लस BR2 कॉस बीटा, और जेड एक्सिस का आ जाएगा AR1 साइन अल्फा प्लस BR2 साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा जो कपल बी था वो भी जेड एक्सिस के अलोंग है तो जेड एक्सिस वाली के साथ K आ जाएगा, और वाई एक्सिस वाली के अलोंग कोई कपल नहीं है तो 0 आ जाएगा। बस अब तो नॉर्मल, ये आपकी बुक में डायरेक्ट दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको निकाल के बता दिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 से मैंने यहाँ से R1 कॉस अल्फा बाय ये BR2 कॉस बीटा, इसको मैं उधर ले गई और डिवाइड कर दिया AB से, तो मेरे पास ये आ गई। अब R1 कॉस अल्फा बाय B इज इक्वल टू R2 कॉस बीटा बाय A। अब मुझे इसको कुछ इस तरीके से बनाना है, इक्वेशन नंबर 1 जैसा बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों को ऐड कर दूं, R1 कॉस अल्फा प्लस R2 कॉस बीटा अपॉन में A प्लस B, तो ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, वहाँ पे R है इक्वेशन 1 से, अपॉन में A प्लस B। यहाँ से R1 कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई और इसको इससे कंपेयर करके R2 कॉस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये 0 से किया इक्वल टू 0 था तो हमने इसको लेकर इतना किया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी वहाँ भी एक 0 था ना इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन को लेके यहाँ से भी हमें क्या करना है, R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 साइन बीटा। अब क्या करो, A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, B से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाने के लिए ताकि K आ जाए, तो दोनों को ऐड किया, ये आ गया K अपॉन में A प्लस B। R1 साइन अल्फा की वैल्यू आ गई K अपॉन में A प्लस B, R2 साइन बीटा की वैल्यू आ गई K अपॉन A प्लस B, यानी इसको इसके साथ कंपेयर करने से और इसको इसके साथ कंपेयर करने से। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8, इनसे क्या कर सकते हैं हम,
फ्रॉम 5 एंड 7, 5 और 7 से मैं R1 का मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, 10 निकालना होता है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, R1 साइन अल्फा बाय R1 कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। सिमिलरली R2 का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करो, इक्वेशन नंबर 6 और 8 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, तो R2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगी 10 बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इतना तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये सारे हमें गिवन थे तो हमने इनको फाइंड आउट किया, बट A और B तो आर्बिट्री है, यानी ये जो हमने लेंथ ली है ये आर्बिट्री है। आर्बिट्री मतलब हम यहाँ पे हम कोई भी बच्चा या A1 B1 ले सकता है, कोई मतलब बहुत अलग वे में मतलब इसको कर सकते हैं, इनफाइनाइट वेज से हम लेंथ ले सकते हैं, तो इसीलिए ये A और B हमारे कुछ भी हो सकते हैं, आर्बिट्री हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि हम गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को दो फोर्सेस में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। और ये जो टेट्राहेड्रन वाला है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का समझ आ गया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल नहीं समझ आएगा तो आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, ना 10th चैप्टर समझ आएगा ना 11th आएगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें।